जय हिंद एवरीवन। आज जो है हम करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू तौर पे। डेली करंट अफेयर्स के तौर पे प्रत्येक दिन एक वीडियो दिया जाता है, सो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे एक चम्फाई सियाहा और सेतु अल जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं, निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है मिजोरम से संबंधित है। तो आइए इसका विस्तृत विश्लेषण देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका विश्लेषण कह रहा है कि मिजोरम, चंपाई सियाहा और सेतुअल भारतीय राज्य मिजोरम के जिले हैं। इन तीनों जिलों में मुख्य रूप से म्यांमार से शरणार्थियों का आगमन हुआ है और यह हो रहा है। चंपाई पूर्वी मिजोरम में स्थित और भारत म्यांमार सीमा पर एक व्यावसायिक केंद्र है और कृषि परिदृश्य के कारण इसे राइस बाउल ऑफ मिजोरम भी कहा जाता है। सियाहा दक्षिणी मिजोरम में स्थित है और मारा स्वेता जिला परिषद परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय है। म्यांमार की सीमा से भी अलग हुआ है और अपने मनोरम दृश्यों और विशिष्ट संस्कृतियों के लिए भी जाना जाता है। अब इसका विश्लेषण है यहाँ पे कि सेतुअल 2019 में बनाए गए नए जिला में से एक है। सेतुअल मध्य मिजोरम में स्थित है। इसका गठन आइजोल और चंफाई जिले से कुछ क्षेत्र को अलग करके किया गया था, अतः इसका विकल्प ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक प्रणाली विकेंद्रीकरण पर आधारित थी और इसे अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त था। दूसरा है, उन्होंने एक नौसेना बनाई और सिंधु दुर्ग तथा विजय दुर्ग जैसे तटीय किले बनाए ताकि समुद्री हितों की रक्षा की जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इनको देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। इसका विस्तृत ने एक विकेंद्रीकृत प्रशासन लागू किया था जिसे अष्टप्रधान मंत्रियों की परिषद का समर्थन प्राप्त था। ये मंत्री प्रशासनविद, गुप्तचर, सैन्य, विदेश, न्याय, धर्म और अभिलेख जैसे प्रमुख क्षेत्रों का संचालन करते थे, अतः कथन एक सही है। दूसरा कह रहा है कि शिवाजी ने एक मजबूत नौसेना स्थापित की थी ताकि कोंकण तट पर रक्षा की जा सके और पुर्तगालियों, जंजीरा के सिद्धियों तथा अन्य समुद्री शक्तियों से मुकाबला किया जा सके। उन्होंने सिंधु दुर्ग, जो मालवन के पास एक द्वीप पर स्थित है तथा नौसेना का अड्डा था, और विजय दुर्ग पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित किला है, जो प्रमुख तटीय किले बनाए गए। उनकी नौसैनिक रणनीति और सुरक्षा व्यापार की रक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण सुनिश्चित है, अतः कथन दो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सीमांत अस्थायी सुविधा दर का उपयोग रातों रात बैंकिंग प्रणाली में तरलता से डालने के लिए कर सकता है। दूसरा है, आरबीआई द्वारा शुरू की गई अस्थायी जमा सुविधा बैंकों से किसी भी प्रकार की वार्षिक की मांग नहीं करती है। आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम का आकलन करने के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा केवल दो। इसका हो जाएगा केवल दो। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में रातों रात तरलता डालने के लिए सीमांत अस्थायी सुविधा दर का उपयोग कर सकता है। कथन एक सही है। अब है कि आरबीआई द्वारा शुरू की गई अस्थायी जमा सुविधा बैंकों के लिए अपनी अतिरिक्त तरलता केंद्रीय बैंकों के पास जमा करने की एक सांपार्श्विक मुक्ति व्यवस्था है, अतः कथन दो सही है। भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिति मूल्यांकन करने और संभावित जोखिम की पहचान करने के लिए आरबीआई वर्ष में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, अतः कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ कि ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। भारतीय ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तीसरा है कि वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया इस समूह में शामिल हो गए, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 में इसका सदस्य बना। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? कितने सही नहीं है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि सारा की सारा सही है।
आइए इसका विस्तृत विश्लेषण देखते हैं। कह रहा है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित किया गया है। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए अतः कथन एक सही है। दूसरा है कि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मेजबानी करेगा अतः कथन 2 सही है। तीसरा है कि कहता है कि पहले 5 ब्रिक्स सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे और 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया इन समूह में शामिल हुए हैं, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 में शामिल हुआ अतः कथन 3 सही है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन फर्स्ट है कि इसे भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियम किया गया था। दूसरा है कि जो व्यक्ति यौन परिजनों के लिए बच्चों की तस्करी करते हैं उन्हें अधिनियम के उकसावों संबंधी प्रावधानों के तहत दंड दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषियों के लिए मृत्यु दंड को शामिल करने हेतु 2019 में पोक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो इसका राइट यहाँ पे कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि तीनों राइट है, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहता है। पोक्सो अधिनियम बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है। इसे भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1992 के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था अतः कथन एक सही है। यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले लोगों को अधिनियम में दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय माना जाएगा। अधिनियम में अपराध की गंभीरता के अनुसार कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है। और कह रहा है कि वर्ष 2019 में इसे संशोधन करके कुछ परिस्थितियों में बच्चों पर गंभीर यौन हमले के लिए संभावित दंड के रूप में मृत्यु दंड को भी शामिल किया गया था। विशेष रूप से यदि इस तरह के हमले के परिणाम स्वरूप बच्चों की मृत्यु हो जाती है या वह लगातार निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो मृत्यु दंड दिया जा सकता है अतः कथन 3 सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इसे खाद्य लेबलिंग, पैकेजिंग और फोर्टिफिकेशन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। दूसरा है कि ईट राइट इंडिया आंदोलन स्वास्थ्य खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए FSSAI की एक पहल है। FSSAI पूरे भारत में खाद्य व्यवसायों का प्रत्यक्ष निरीक्षण और लेखा परीक्षण करता है। उपर्युक्त कथनों में से कथन सही है। तो इसका हो जाएगा केवल एक, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो विश्लेषण में है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI को खाद्य लेबलिंग, पैकेजिंग और फोर्टिफिकेशन से संबंधित नियमों बनाने का अधिकार है अतः कथन एक सही है। ईट राइट इंडिया अभियान FSSAI की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है अतः कथन 2 सही है। FSSAI सीधे तौर पर खाद्य व्यवसाय को निरीक्षण और ऑडिट नहीं करता है अतः कथन 3 सही नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा जो है यह भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत स्थापित किया गया था और पहली बार वर्ष 1952 में गठित किया गया था। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सिंगल ट्रांसफरवेल वोट के माध्यम से परोक्ष रूप से चुना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसका हो जाएगा कितने सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों सही है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन सी। राज्यसभा
या राज्यसभा भारतीय परिषद का उस सदन है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया था। इसका पहली बार गठन 1952 में किया गया था। यह एक अस्थायी सदन है जिससे भंग नहीं किया जा सकता है, अतः ये सही है। हालांकि संविधान में सदस्यों के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्यों के चुनाव केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एसटीबी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि हरित अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायु से प्राप्त नाइट्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन के संयोजन से उत्पन्न होता है। इसकी प्रकृति अत्यधिक स्थिर होती है, लेकिन यह पूरी तरह से कार्बन तटस्थ होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से है सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण में कि इसके लिए नियंत्रित परिस्थितियों के पदार्थ को सुरक्षित रूप से रखने के लिए डिजाइन किए गए विशेष भंडारण टैंकों की आवश्यकता होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्मचक्र प्रवर्तन के महत्व को सही रूप में समझता है? यह एक बुद्ध के जन्मदिन का प्रतीक है और यह बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति का स्मरण है। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेशों के अवसर है, या यह वह दिन है जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश का अवसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देख लेते हैं विश्लेषण। धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह अवसर को चिन्हित करता है जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई थी, अतः इसका विकल्प सी सही है। अब आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न, अंतिम प्रश्न पर, जिसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।